क्या ज़रूरी है कि जैक्सन का असली नाम यही हो? ग्लोरिया ने खामोशी को तोड़ा। वो हमसे झूठ भी तो बोल सकता है। वो तो हर तरह से बंद गली में है, मैंने जवाब दिया। इसे भला झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है? ग्लोरिया तंज़िया अंदाज में हंसने लगी, फिर संजीदा होकर बोली, तंजीम में तुम भी रह चुके हो, तंजीम और कारकुनों के मिजाज से भी वाकिफ़ होगी। जैक्सन को मालूम है कि हम किसी सूरत में इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने सोचा होगा कि मरते मरते भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर जाए, या कम अज़ कम माइकल को तो इल्म हो ही जाए कि जैक्सन अब दुश्मनों के कब्ज़े में है। ग्लोरिया ठीक कह रही है, तैमूर ने पुरख्याल अंदाज में कहा। मुमकिन है जैक्सन और माइकल या तंजीम के किसी और आदमी के दरमियान कोई कोड हो। वो कोड ये भी हो सकता है कि अगर इन्हें जैक्सन के नाम से कोई कॉल मौसूल हो तो वो समझ जाएं कि नकली माइकल मुश्किल में है या मारा जा चुका है। इस बात का मुहम सा इम्कान तो मौजूद है, मगर फिर हम 0.1% रिस्क भी क्यों लें? फिर वो उठते हुए बोली, अब खाने से पहले कोई बात नहीं होगी, 11:30 बज रहे हैं, मेरा तो भूख के मारी बुरा हाल है। चलो तुम खाना लगवाओ, मैं ज़रा इंडिया के लिए ट्रंक कॉल बुक करा दूं, विजय और कांता की खैरियत मालूम हो जाएगी। गुड, ग्लोरिया खुश होकर बोली। तुम ट्रंक कॉल बुक कराओ, मैं खाना लगवाती हूँ। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि खाना यहीं मंगवा लिया जाए। मैंने इस बात में सर हिला कर रिसीवर उठा लिया और ट्रंक कॉल की बुकिंग के लिए नंबर डायल करने लगा। हम खाने से फारिग होकर कॉफ़ी पी रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठा लिया। फिर चंद लम्हों बाद विजय लाइन पर आ गया। हेलो विजय, मैंने मुख्तात अंदाज में कहा, मैं कराची से बोल रहा हूँ, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये बताइए। हाँ देखो, मैं इस साल ज़रूर इंडिया का चक्कर लगाऊंगा। मैंने इसकी बात काट दी। कई बरस हो गए तुम्हें देखे हुए। मैं नहीं चाहता था कि हमारी बातचीत से ये वाज़ेह हो कि मैं चंद घंटे पहले इंडिया से आया हूँ। आप हर साल वादा करते हैं आने का, विजय ने शिकवा करने वाले अंदाज में कहा, और हर साल भूल जाते हैं। इस दफ़ा कोई बहाना नहीं चलेगा। वो ज़हीन आदमी था और समझ गया था कि मैं मुसलहतन झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, इस दफ़ा बिल्कुल पक्का वादा, मैंने हंसते हुए कहा। मगर तुम लोग भी तो यहाँ के चक्कर लगाओ ना। वो तुम्हारी बहन कांता कैसी है? ज़रा इससे बात कराओ, मगर पहले इसे समझा देना कि फ़ोन पर ज़्यादा लंबी बात न करें। 1 मिनट होल्ड करें, विजय ने कहा, और दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर 1 मिनट से भी कबल कांता लाइन पर आ गई। मेरी नज़रें इस वक्त दीवार गिर घड़ी पर लगी थी। मैं जानता था कि 3 मिनट बाद ऑपरेटर फिर मुदाखलत करेगा। कैसी हो कांता? मैंने कहा। बिल्कुल ठीक हूँ, कांता ने सिसक कर कहा। वो हमक लड़की शायद रो रही थी। देखो कांता, मैं इस साल ज़रूर आऊँगा, मैंने जल्दी से कहा। हाँ, मुझे विजय ने बताया है कि इस साल भी आपने आने का वादा किया है। एक बात आप भी सुन लें, आप नहीं आए तो फिर हम लोग आ जाएंगे। अरे भाई तो आ जाओ ना, मैंने कब रोका है? मैं हंस कर बोला, बस तुम खुश रहा करो। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने यूँ जाहिर किया जैसे मैं किसी बीमार लड़की को बहला रहा हूँ। मेरी तबीयत कांता के लहजे में हैरत थी। फिर वो फ़ौरन संभल गई। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आपकी नक्शड़ी अमेरिकन सेक्रेटरी नहीं है आज? कांता के लहजे में रुकावट दुराई। आज वो छुट्टी पर है। फिर मैंने ज़रा तवक्कुफ़ के बाद कहा, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, और रिसीवर ज़रा विजय को दो। विजय दोबारा लाइन पर आया तो मैंने कहा, मेरा नया नंबर लिख लो, मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने इसे वहाँ का नंबर लिखवा दिया। हमें एड्रेस भी लिखवाइए, विजय ने कहा। एड्रेस वही पुराना चलेगा। चौधरी आबद का नाम अब इतना गया गुजरा भी नहीं कि इसकी डाक भी इस तक न पहुँचे। मैंने इसे चौधरी आबद ही के नाम से फ़ोन किया था। दोबारा भी जता दिया कि वो भूल न गया हो। ठीक है चौधरी साहब, विजय ने हंस कर कहा। मेरी तरफ से भाभी को नमस्कार और बच्चों को प्यार। इस खबीस ने बातों ही बातों में मुझे कोई अयालदार चौधरी बना दिया था। ओके विजय, मैंने हंस कर कहा। गुड नाइट एंड गुड बाय, मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। बाज़ औक़ात तो तुम अपने साय से भी भड़कने लगते हो, ग्लोरिया ने तंजिया अंदाज में कहा। अगर मैं मोहतात ना होता तो सबसे पहले तुम ये एतराज़ करती, मैंने मुंह बना कर कहा। मेरा ये मतलब नहीं है, ग्लोरिया झिल्ला कर बोली। कांता से मेरी बात क्यों नहीं कराई? बस एहतियातन ऐसा नहीं किया। आइंदा तुम खुद फ़ोन कर लेना। फिर मैं बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए। आराम करने का जो वक़्त भी मिल जाए गनीमत है। शुक्र करो कि कांता यहाँ नहीं है, तैमूर हंस कर बोला, वरना सब आराम रुखा रह जाता। वो हर वक्त तुम्हारी सर पर मुसल्लत रहती है। तैमूर, मैंने तादीबी लहजे में कहा, अपनी ज़ुबान ज़रा काबू में रखो। क्यों, तैमूर ने कोई गलत बात कर दी? ग्लोरिया ने मासूमियत से पूछा। इसके साथ ही वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ग्लोरिया हंसते हुए कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती थी। इसकी गालों में इतने खूबसूरत डिम्पल पड़ते थे कि दिल बेकाबू होने लगता था। तैमूर भी बहुत दिन बाद खुल के हंसा था। इसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा इस वक्त टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था और आंखों में आंसू आ गए थे। इस लम्हे मुझे बेख्तियार इस पर भी प्यार आया। बेशुमार मौक़ों पर मेरी खातिर इसने मौत से पंजा लड़ाया था। इसका बस चलता तो मेरी तरफ आने वाली हर गोली का रुख अपनी तरफ मोड़ लेता। मुझे वो माहौल अच्छा लग रहा था। मैंने सोने का इरादा मुलतवी कर दिया और ग्लोरिया से कहा, चलो तुम अच्छी सी कॉफ़ी पिलवाओ। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। फिर मैंने उठकर बेख्तियार तैमूर को सीने से लगा लिया। अरे यार क्या होगा? तैमूर बुखला कर बोला। गौर से देखो, मैं तैमूर हूँ।
तैमूर खान कांता नहीं। मैंने इसके चट्टान जैसे सीने पर जोर से एक धप रसीद करते हुए कहा, अभी मैं इतना बदहवास भी नहीं हुआ हूँ कि फूल और पत्थर में तमीज़ न कर सकूँ। बस मेरा दिल चाह रहा था तुम्हें गले लगाने को। कितनी बार मेरी खातिर तुमने जान की बाजी लगाई है, मैं इसके बदले में तुम्हें क्या देता हूँ। झिड़कियाँ। मेरी आंखों में जज्बात की शिद्दत से आंसू आ गए। अरे अरे, तैमूर ने हैरत से मुझे देखा। कमॉन कामरान, क्या हो गया है तुम्हें? इस हालत में अगर माइकल तुम्हें देख ले तो शायद खुदकुशी कर ले कि यही वो शख्स है जिसकी दहशत से मैं सहमा हुआ था। ये जो औरतों की तरह आंसू बहा रहा है, लानत भेजो माइकल पर, मैं झिल्ला कर बोला। और अगर तैमूर फुर्ती से बैठ न जाता तो मेरा थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ता। इस वक्त सिर्फ कांता की बात करो, ग्लोरिया हंसते हुए बोली। माइकल का नाम सुन के तो कामरान को यूं भी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, मजाक खत्म, मैंने ग्लोरिया से कहा। अब जरा अच्छी सी कॉफ़ी पिलाओ। इसके जाने के बाद तैमूर संजीदगी से बोला, ग्लोरिया ने भी बेशुमार मौक़ों पर तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाई है, कभी इसका भी एतराफ़ कर लिया करो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए। वो खबीस मुसलसल मुझे घूर रहा था। मैंने मसनूई खुफगी से कहा, तुम क्या चाहती हो, ग्लोरिया से भी इसी तरह एतराफ़ करूँ? यू आर राइट। वो उछल कर मुझसे दूर हो गया। मुबादा मैं फिर इसके धप रसीद कर दूँ। हम लोग रात गए तक इसी तरह हंसी मजाक करते रहे। ग्लोरिया भी हंसी मजाक में हमारा साथ देती रही। फिर तैमूर अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। अब मुझे वाकई नींद आ रही है, मैं तो चला। मगर मैं यही सोऊंगी, ग्लोरिया शोख लहजे में बोली। तुम यहाँ, मैं बौखला गया। बात थी भी बौखलाने वाली। वो कभी कांता की तरह मुझ पर मुसल्लत नहीं हुई थी। तैमूर जाते जाते रुक गया। ग्लोरिया ने एक नज़र मुझ पर डाली और बेसाख्ता हंसने लगी। तैमूर भी ज़ोरदार कहके लगा रहा था। फिर वो दोनों हंसते हुए चले गए तो मैंने दरवाज़ा बोल्ट करके लाइट ऑफ की और बिस्तर पर ढेर हो गया। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो वॉल क्लॉक 10:30 बजा रही थी। मैं कुशलबंदी से उठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग कट, बाथिंग गाउन वगैरह। मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया तो सारी कुशलबंदी हवा हो गई। मेरे कपड़े मैले हो गए थे। मुझे यकीन था कि वार्डरोब में मेरे लिए कपड़े मौजूद होंगे। मैं बाथिंग गाउन ही में बाहर निकल आया। वार्डरोब कपड़ों से भरी हुई थी। इसमें शलवार सूट और जीन्स जैकेट से लेकर 3 पीस सूट भी मौजूद थे। मैंने पहले 3 पीस सूट पहनने का इरादा किया मगर फ़ौरन ही मुस्तरद कर दिया। मेरा पसंदीदा लिबास जीन्स और जैकेट ही था। मैं इस लिबास में ना सिर्फ आज़ादी से हाथ पैर हिला सकता था बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सो भी सकता था। मैंने फिर चुस्त जीन्स और ढीली ढाली एक शर्ट पहन ली। फिर वार्डरोब से इंतहाई बेहतरीन किस्म की एक कमांडो जैकेट भी निकाल ली। मैं मैले कपड़ों की जेबों से अपनी ज़रूरी चीज़ें मुंतकिल कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दूसरे ही लम्हे ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुई तो मैं इसे देखता ही रह गया। इसने खालिस पाकिस्तानी औरतों की तरह जदीद किस्म का शलवार सूट पहन रखा था। इसके ब्राउन बाल भी मुझे स्याह नज़र आ रहे थे और कॉन्टैक्ट लेंस के ज़रिए इसने आंखों की रंगत भी तब्दील कर ली थी। इस लिबास में वो मुझे शुमाली इलाकों के किसी बड़े सरदार या खान की बेटी लग रही थी। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? वो हंस कर बोली, क्या मेरा ये रूप पसंद नहीं आया? तुम्हारा यही रूप तो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मैंने इसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। चलो पहले नाश्ता कर लो वरना तैमूर हम दोनों में से किसी को खा जाएगा। वो बहुत अदा से लहरा कर बोली और शाख की तरह लचकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो हुस्न में किसी भी तरह कांता से कम नहीं थी। यह शायद मेरी ही भूल थी कि अब तक इसे इस रूप में नहीं देखा था। हमने नाश्ते की मेज़ ही पर यह तय कर लिया कि आज यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, मगर हम फौरी तौर पर कहाँ जाएंगे? तैमूर ने कॉफ़ी का घूंट लेकर पूछा। ये कराची है तैमूर, मेरी बजाय ग्लोरिया ने जवाब दिया। यहाँ जगह की कमी नहीं है। अरे हम कराची में हैं, तैमूर तंजिया अंदाज में हंसा। मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि हम मियाँ चन्नू में हैं। अच्छा, ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं है, ग्लोरिया चिढ़कर बोली। मेरे पास अब भी 1-2 ठिकाने ऐसे हैं जिनका तुम दोनों को इल्म नहीं है। एक बंगला नॉर्थ नाज़माबाद में है और एक फ्लैट गुलशन इकबाल में। फ्लैट तो मेरे पास पहले से था, बंगला मैंने इस वक्त ख़रीदा था जब कामरान इंडिया में था, यानी मेरी जान पर बनी हुई थी और तुम जायदाद बनाने की फ़िक्र में थी। मैंने हंस कर कहा। ग्लोरिया भी हंसने लगी। बस यूँ ही एकदम अखबार में एक इश्तिहार पर नज़र पड़ी। मैं इन दिनों फारिग थी, सोचा ये बंगला ही देख लूँ। बंगला देखा तो इतना पसंद आया कि इसी दिन सौदा कर लिया। वहाँ ज़रूरत का सामान तो नहीं होगा? तैमूर ने पूछा। सामान की ज़रूरत भी नहीं है, सर छुपाने का एक ठिकाना है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम चाहो तो अपने लिए फर्नीचर वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो। ग्लोरिया सपाट लहजे में बोली। ये तुम सुबह सुबह मिर्ची क्यों चबा रही हो? तैमूर हंस कर बोला। मैं तो तुम्हारी वजह से पूछ रहा था। मेरा क्या है, मकान ना भी हो तो किसी फुटपाथ, पार्क या सीमेंट की किसी पाइप में भी रह सकता हूँ। मेरे ख्याल में अब चल देना चाहिए वरना तुम दोनों यूं ही लड़ते रहोगे। मैंने हंस कर कहा और उठ खड़ा हुआ। वो बंगला हमारे लिए बेहतर था। ग्लोरिया तो इसे छोटा सा बंगला कह रही थी, मगर वो 1000 मुरब्बा गज पर बना हुआ खासा बड़ा बंगला था। आगे वसी और ईज लॉन था जिसकी घास झाड़ झंकाड़ की सूरत इख्तियार कर गई थी। बाउंड्री वॉल खासी बुलंद थी और इस पर नोकीली आहनी सलाखें लगी हुई थी। बंगले में 5 बेडरूम्स थे, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम था। ग्लोरिया ने गलत कहा
कहा था कि वहाँ कोई सामान नहीं है। हर बेडरूम ज़रूरी सामान से आरास्ता था, किचन में भी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। चलो एक काम तो हुआ, तैमूर खुश दिली से बोला। तुम्हारे लिए सीमेंट का पाइप भी मंगवा दूँ? ग्लोरिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में तैमूर से कहा। पाइप मंगवाओ तो किसी कमरे में ही डलवा देना, तैमूर ढिठाई से बोला। ग्लोरिया कोई जवाब देने वाली थी कि कॉल बेल चीख उठी। मैं यूं बुरी तरह उछला जैसे मेरा पाँव दहकते हुए अंगारे पर पड़ गया हो। तैमूर ना सिर्फ हैरान हुआ बल्कि इसने मशीनी अंदाज में रिवॉल्वर भी निकाल लिया। ग्लोरिया भी पुरतफक्कर अंदाज में गेट को घूर रही थी। हम तीनों इस वक्त मकान का जायजा लेकर फारिग हुए थे और ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैं देखती हूँ, ग्लोरिया ने फुर्ती से उठते हुए कहा और शलवार का पांचा खिसकाकर पिंडली पर बंधे हुए होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर इसे गेट पर नस्ब इंटरकॉम का ख्याल आया तो वो ड्राइंग रूम में इस गोशे की तरफ बढ़ी जहाँ से इंटरकॉम पे बात की जा सकती हो। इस दौरान में बेल दूसरी मरतबा बजी। हु इज़ देयर? इसने सर्द लहजे में कहा। हम रुस्तम खान है बेगम साहिब। बाहर से एक भारी आवाज़ आई। तैमूर लपक कर इंटरकॉम तक पहुंचा और ग्लोरिया को खामोश रहने का इशारा करते हुए गुर्राकर बोला, कौन रुस्तम खान? हम चौकीदार है साहब। बाहर से फिर वही आवाज़ सुनाई दी। तैमूर ने सवालिया नज़रों से ग्लोरिया की तरफ देखा तो इसने शाने उचकाकर लाइलमी का इजहार किया। 1 मिनट सब्र करो, तैमूर ने इंटरकॉम पर कहा। फिर इसे बंद करके ग्लोरिया से बोला, तुम जाकर गेट खोलो, मैं गेट की आड़ में रहूँगा और कोई गड़बड़ हुई तो वहीं से गर्दन नाप लूँगा। ग्लोरिया गेट की तरफ बढ़ी तो मैं फुर्ती से बरामदे के एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। मैं वहाँ से गेट की निगरानी कर सकता था। मैंने भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था। मुझे रह रह कर अपनी बेपरवाही पर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ आते वक्त ताकुब का ख्याल क्यों न रखा। मेरा अंदाज़ा था कि कोई दुश्मन हमारी ताक में था और पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। ग्लोरिया गेट के नज़दीक पहुँच चुकी थी। इसके साथ साथ तैमूर था। इसने किसी माहिर कमांडो की तरह गेट के दाएं तरफ पोजीशन ले ली। मेरे आसाब भी कशीदा हो रहे थे। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर वाला हाथ पुश्त की तरफ करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे से मुझे लंबा तड़ंगा एक शख्स दिखाई दिया। इसने गहरे रंग की ढीली ढाली शलवार कमीज पहन रखी थी, सर पर गर्म टोपी थी। हुलिये से वो मुल्क के शुमाली इलाके का फ़र्द लग रहा था। क्या बात है? ग्लोरिया ने सर्द लहजे में पूछा। कौन हो तुम? वो अचानक गड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, हमको अंग्रेज़ी की समझ नहीं आती मैम साहब। पढ़ा लिखा होता तो इधर चौकीदारी क्यों करता? कमान, ग्लोरिया ने पीछे हटते हुए कहा। वो इंग्लिश समझा हो या नहीं मगर ग्लोरिया का इशारा समझ गया और जल्दी से अंदर आ गया। वो जिस गैर मोहतात अंदाज में अंदर आया, इससे मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि वो शख्स बेज़रर है और महज चौकीदार है। ग्लोरिया पलट कर अंदर की तरफ चल दी। अब रिवॉल्वर इसने सामने की सिमत कर लिया था। चौकीदार नजरें झुकाए हुए इसके पीछे पीछे चल रहा था। इसने पलट कर एक बार भी नहीं देखा था। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। शायद किसी ने ऐसे ही मौके के लिए कहा था कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। तैमूर लॉन में उगे हुए दरख्तों की आड़ लेकर अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था मगर मैंने आवाज़ देकर इसे रोक लिया। चौकीदार ग्लोरिया के पीछे पीछे अंदर जा चुका था। मेरी आवाज़ सुनकर तैमूर लंबे लंबे डग भरता हुआ बरामदे में आ गया। खामखा अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, वो सिर्फ चौकीदार है, मैंने हंस कर कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं ग्लोरिया को आवाज़ें देता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और चौकीदार को देखकर ठटक जाने की अदाकारी करते हुए बोला, कौन हो तुम? हम इधर का चौकीदार है साहब। वो जल्दी से बोला। ये मेम साहब तो हमारा बात समझता ही नहीं है। किसने रखा था तुम्हें? मैंने सख्त लहजे में पूछा। तुम समझा नहीं साहब, चौकीदार बोला। हम इस कोठी का नहीं बल्कि गली का चौकीदारी करता है। 2 कोठी आपकी लाइन में है और 3 कोठी सामने है। इन 6 कोठियों का चौकीदारी करता है। आप लोग का कोठी खाली था इसलिए हम इधर का ख़ास ख्याल रखता था। चौकीदार बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। तुम्हें किसने बताया कि हम लोग वापस आ गए हैं? मैंने तेज़ नज़रों से इसे घूरा। हमने गाड़ी के टायरों का निशान देखा था साहब, वो बोला। फिर हमने बराबर वाली कोठी के चौकीदार से पूछा तो इसने बताया कि साहब लोग आ गया है। कितने पैसे देते हैं दूसरे बंगले वाले? मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा। 100 रुपया हर बंगले से मिलता है। वो जल्दी से बोला। मैंने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया और सर्द लहजे में कहा, अपने हाथ उठा लो। चौकीदार की आंखें हैरत से फैल गईं। अगर वो अदाकारी कर रहा था तो बिलाशुबा वो ज़बरदस्त अदाकार था। वो थूक निकल कर सहमे हुए लहजे में बोला, हमसे कोई गलती हो गया है तो माफ़ कर दो साहब, हम गरीब आदमी हैं और ख़त्म करो ये ड्रामा। मैंने गरज कर कहा। ये कराची की कोई कच्ची आबादी नहीं है कि लोग इज्तमाही तौर पर कोई चौकीदार रखें। इतने बड़े मकानों में रहने वाले ज़ाती तौर पर 2 चौकीदार भी रखते हैं। मुझसे झूठ नहीं चलेगा। सच सच बताओ तुम कौन हो? हम रुस्तम खान है साहब। वो जल्दी से बोला। बको मत, मुझे इसकी डिटाई पर एकदम गुस्सा आ गया। झूठ बोलोगे तो पुलिस के हवाले करने से पहले खुद भी तुम्हारी दुर्गत बना देंगे। क्या आइंदा झूठ बोलने के काबिल ही नहीं रहोगे? फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ। तुम ज़रा अपने पड़ोसी सदीकी साहब से मालूम करो कि जो आदमी गली की चौकीदारी करता है इसका नाम क्या है। इसका नौकर हो तो इसे भी बुला लेना। तैमूर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो चौकीदार मुस्तरब हो गया। फिर जल्दी से बोला, हमने झूठ बोला था साहब। सच्ची बात तो यह है कि आजकल बेरोज़गार है। हम इधर नौकरी के लिए आया था मगर जब मेम साहब को देखा तो मायूस हो गया। वो तो हमारा बात ही नहीं समझ रहा था। अगर हम इससे फ़ौरन नौकरी की बात करता तो हमें डांट कर भगा देता। देखो तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैं सच्ची बात सुनना चाहता हूँ।
तुम अभी तक गए नहीं? चल लम्हे के लिए मैं चौकीदार की तरफ से गाफिल हो गया। इसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला और इससे पहले कि वो जेब से कुछ निकालता, ग्लोरिया ने इस पर फायर कर दिया। गोली चौकीदार के सर के ऊपर से होती हुई दीवार में पेवस्त हो गई। मैं जानता था कि ग्लोरिया ने इसे मास खौफजदा करने को फायर किया था, वरना इसका निशाना इतना बुरा नहीं था। चौकीदार ने बौखलाकर दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। सन्नाटे में फायर की आवाज़ गूंज कर रह गई। बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ग्लोरिया ने डपट कर कहा और रिवॉल्वर की नाल इसकी पेशानी पर रख दी। मैं 5 तक गिन रहा हूँ, मैंने कहा। अगर इस वक्त तक ये जवाब न दे तो इसे गोली मार देना। इससे पहले कि मैं गिनती शुरू करता, चौकीदार बोल उठा, हम सब कुछ बता देता है। आज का दिन हमारे वास्ते मनहूस है। फिर वो शकीस खुर्दा लहजे में बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो? जितना पूछा गया है पहले इसका जवाब दो, मैंने सर्द लहजे में कहा। हमारा नाम रुस्तम खान ही है, मगर हम चौकीदार नहीं, हम मूसा खान का आदमी है। मूसा खान का आदमी? मैं बुरी तरह चौंक उठा। यहाँ तुम क्या लेने आए हो? मैंने सवाल किया। हमने तुम्हारा तस्वीर देखा था मूसा खान के पास, वो सपाड़ लहजे में बोला। अभी हम इधर से गुजर रहा था तो तुमको देखा। हमने तुम्हारा सिर्फ एक झलक देखा था, इसलिए यकीन नहीं था कि बंगले के अंदर जाने वाला तुम ही है। मूसा खान ने बोला था कि जो भी तुमको पकड़ कर लाएगा इसे अपनी जेब से 1 लाख रुपया देगा। हम भी लालच में आ गया। हमें मालूम नहीं था कि तुम्हारी औरतें भी रिवॉल्वर रखती हैं। तुम तो बहुत ख़तरनाक आदमी है। मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने इसे घूरते हुए कहा। इसने एक मरतबा फिर गौर से मुझे देखा और बोला, मूसा खान ने तुम्हारा नाम शायद कामरान बताया था। मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने कहा है कि झूठ मत बोलना। मैंने गुर्रा कर कहा, हम झूठ नहीं बोल रहा है। रुस्तम खान तिल मिलाकर बोला, मूसा खान ने तुम्हारा यही नाम बताया था। इसने और कुछ नहीं बताया था? मैंने पूछा। हम बहुत छोटा आदमी है साहब, रुस्तम खान ने जवाब दिया। वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करता है। तुम इसके लिए क्या काम करते हो? मैंने कदरे नरम लहजे में कहा। हम टैक्सी ड्राइवर है साहब। कभी कभी इसका माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, कभी इसका पैगाम किसी आदमी तक पहुंचाना होता है, कभी कभी वो हमारे ज़रिए से पार्टी को कैश भी भिजवाता है। बस वो हमसे यही काम लेता है, मगर पैसे बहुत ज़्यादा देता है। हर महीने 10,000 रुपये देता है। फिर मेरे बारे में इसने तुम्हें कब बताया? मैंने पूछा। तुम्हारे बारे में इसने हम लोगों को कल बताया था। हमारी तरह 5-6 दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी इसके लिए काम करता है। इसने हम सबको तुम्हारा तस्वीर दिखाया था और बोला था कि तुम लोग सारे शहर में घूमते रहो, यह आदमी कहीं नज़र आए तो फ़ौरन हमें इतला देना। इतला देने वाले को 10,000 रुपये देगा। हमने पूछा कि अगर कोई इसे पकड़ लाए तो? मूसा खान हंसने लगा और बोला कि यह आसानी से काबू में नहीं आएगा, मगर जो इसे पकड़ लाएगा इसे हम 1 लाख रुपया देगा। फिर तुमने इसे इतला दी? तैमूर ने कहा। यही तो हमसे गलती हुआ। हमने सोचा अगर इतला देगा तो 10,000 मिलेगा, इसको उठाकर ले जाएगा तो 1 लाख रुपया मिलेगा। रुस्तम खान के लहजे से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, मगर मैं अब भी इसकी किसी बात पर एतबार करने को तैयार नहीं था। मैंने पूछा, तुम अखबार पढ़ते हो? अरे साहब, अगर पढ़ा लिखा होता तो टैक्सी चलाने के बजाय कोई और काम करता। इसने सर झटक कर कहा। मैं बार बार झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ग्लोरिया ने सपाड़ लहजे में कहा। ठीक 1 मिनट बाद तुम्हें गोली मार दूंगी अगर हमने अब तक कोई झूठ नहीं बोला, रुस्तम खान ने जल्दी से कहा। मैं एक मरतबा फिर चौंक उठा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं था तो इसने ग्लोरिया की बात कैसे समझ ली थी? वो मुसलसल झूठ बोल के हमें बेवकूफ़ बना रहा था। तैमूर, मैं खुदा कर बोला, इस हरामजादे की तलाशी लो और इसे बांध कर डाल दूँ। इसे भी हेडक्वार्टर मुंतकिल करना पड़ेगा। तैमूर ने आगे बढ़कर इसकी तलाशी ली और इसकी जेब से एक इटालियन माउजर और कमानीदार चाकू बरामद कर लिया। इसकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड भी था। शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक इसका नाम अहमद जान था और वो एबटाबाद का रहने वाला था। मेरी खोपड़ी एकदम घूम गई। वो हरामजादा शुरू ही से झूठ बोलता रहा था। इसकी ये बात भी गलत हो सकती थी कि इसने मूसा खान को मेरे बारे में इतला नहीं दी थी। मैंने सफाक लहजे में कहा, तुझे शायद अंदाज़ा नहीं है कि तू किसके सामने खड़ा है। पहले मैं तुझे एक मेहनत का समझ कर ढील दे रहा था, मगर अब तू किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। तेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए अहमद जान। इस लम्हे मेरे लहजे में ऐसी सफाकी थी कि मुझे खुद अपना लहजा अजनबी सा लगा। फिर मैंने आगे बढ़कर बाएं हाथ से इसका गला दबोच लिया। मैं तुझे हाथों से हलाक करूँगा, बच सकता है तो बच जा। मैंने इसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। इसने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपनी गर्दन छुड़ाना चाहिए, मगर इस बेचारे को मालूम नहीं था कि यह शिकंजा जब किसी के गले में पड़ जाए तो फिर जीते जी नहीं छोड़ता। वो खासा ताकतवर आदमी था। मेरी जगह कोई और होता तो अपनी गर्दन छुड़ा लेता। इसने अचानक अपना घुटना पूरी कुव्वत से मेरे पेट में मार दिया। ज़रब इतनी शदीद थी कि एक लम्हे भर को मैं चकरा कर रह गया। इसी वजह से गर्दन पर गिरफ्त कुछ ढीली हो गई। फिर मैं फ़ौरन ही संभल गया और इससे पहले कि वो अपनी गर्दन छुड़ाता मैंने पूरी कुव्वत से इसे दबोच लिया। वो यूँ
फिड़फिड़ाया जैसे बिल्ली की गिरफ्त में आने के बाद कबूतर फिड़फिड़ाता है। फिर इसकी ज़ुबान बाहर निकल आई, आंखें भी हल्कों से बाहर आ गईं। दूसरे हिला में इसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और मेरे हाथ पर झूल गया। मैंने अचानक इसे छोड़ दिया। वो धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिर गया। इसकी नाक और मुंह से खून बह बह कर फर्श पर गिरने लगा। मैंने इसे लात मारी तो वो उलट कर दूर जा गिरा। मैं जानता था कि वो गिरने से पहले ही ख़त्म हो चुका है, मगर मैं इतने गुस्से में था कि इसके मुर्दा जिस्म पर भी लात रसीद कर दी थी। मैं चंद लम्हे तक यूं ही खड़ा इसकी लाश को घूरता रहा, फिर ज़ेरे लब बिड़बिड़ाया। उल्लू का पट्टा समझता था कि कामरान किसी भेड़ के बच्चे का नाम है जिसे ये उठाकर ले जाएगा और 1 लाख रुपए ले लेगा। तुम्हें क्या हो गया है कामरान? ग्लोरिया की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं चौंक उठा। इतना गुस्सा तो तुम्हें कभी नहीं आता। इसके लहजे में तशवीश थी। मैंने घूम कर इसे देखा। तैमूर भी इसके साथ ही खड़ा हुआ था। वो दोनों पुरतशवीश अंदाज में मुझे देख रहे थे। मैंने घूर के तैमूर को देखा तो वो बुरी तरह गड़बड़ा गया और बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं गुर्रा कर बोला। मैंने कोई पहाड़ तो नहीं तोड़े हैं कि तुम मुझे पानी पिलाओगे? इन्हें परेशान देखकर मैं इन दोनों से मजाक करने के मूड में था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।